हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 2, इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है और क्यों होता है और इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं और भी कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं, ये हमने जाना। ठीक है, डेमोक्रेसी होता है, ठीक है, मोनार्की होता है और डिक्टेटरशिप होता है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलती है। फिर तानाशाह होता है और मोनार्की होता है जहाँ राजा रानी होते हैं। अब आते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो रूल वगैरह होते हैं लोगों के लिए, इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या 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 से मतलब जैसे कौन कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, अपने लीडर को चुन सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या ऐसी राइट्स हैं जो लोगों के पास होना चाहिए वोटिंग के समय। ये सारी चीज़ में देखेंगे हम, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप मतलब आपके पास ऐसा हक होना कि आप अपने हक से यानी कि अपने वोट से किसी एक को लीडर चुन सकते हैं जो इस आपने मतलब आपका क्या करे, भलाई करे या आपके देश की भलाई करे। जैसे हम लोगों ने चुना है ना 2012 में किसको, अपने मोदी जी को, उनको पीएम बनाया है। इसी तरह से ये भी क्या कर रहा है कि अडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है जिसमें आपके पास पूरा हक हो अपने लीडर को चुनने के लिए। इसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का एक रूल कहेंगे, इसको हम शॉर्ट में फ्रेंचाइज करते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज यानी कि आपके पास ऐसा राइट हो एक्सप्रेस करने के लिए अपने चॉइस को कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको लीडर बना रहे हैं, उसी को फ्रेंचाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है कि जब हर लोगों के पास ऐसे चॉइस होगा, मतलब कि हर एक पीपल के पास, हर एक लोग के पास उनके पास चॉइस हो कि अपने गवर्नमेंट को बना सकें, उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि सबके पास वो अधिकार हो वो वोट देने का, मतलब उनके सारे उन सबके पास अधिकार है अपना अपना राजा चुनने के लिए, मतलब कि अपना अपना सीएम और पीएम चुनने के लिए उनके पास अधिकार हो। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वोट देने के बाद यानी कि जो वोट दिए हैं, जो 18 साल से जो ऊपर हैं, अगर वोट दे रहे हैं तो उनके पास पूरा हक है कि उस गवर्नमेंट को क्या करें, सवाल पूछ सकें कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ये सारा हम चीज़ इसमें देखेंगे। कह रहा है रिलेटेबल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और मेरिट्स ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि कौन सी ऐसी मतलब ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऐसा हक दिलाती है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से आपके पास राइट होना चाहिए। जैसे कि दे रहा है पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है यानी कि यूएएफ जो होता है वो पॉलिटिकल पे होता है, यानी कि राजनीतिक पे, मतलब कोई भी उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कि जो हमारा लीडर है वो हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं तो जो पहला इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो पहला टॉपिक आता है यानी कि जो पहला पॉइंट आता है वो ये कहता है कि एक इंसान एक ही वोट दे सकता है, एक मतलब अपन चुनने के लिए। जैसे जो मान लीजिए 2-3 लोग खड़े होते हैं ना चुनाव के लिए, जैसे मान लीजिए जो पीएम के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो सोनिया गांधी और मतलब जो है कांग्रेस का पार्टी कोई खड़ा हो रहा है और बीजेपी पर कोई खड़ा हो रहा है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनमें से जो हम जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट देते हैं। तो कह रहा है कि एक इंसान एक ही वोट दे सकता है एक टाइम पे। ठीक है, और जितने भी लोग रहते हैं यानी कि जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, वो सारे लोग एक एक वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पॉलिटी इक्वालिटी, मतलब हर एक लीडर को चुनने का एक लोगों का हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको एक वोट देना ही है, ये नेसेसरी है, यानी कि ये ज़रूरी है। चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, यानी कि चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे वुमेन हो या औरत हो या अनपढ़ हो या मतलब पढ़ा लिखा हो, उसको वोट देना है और उसके पास पूरी तरह हक है अपने लीडर को चुनने के लिए। ये है पहला पॉइंट, इट इज़ द बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सेकेंड आता है इट इस्टेब्लिश्ड अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि इसी की वजह से यानी कि लोगों की वजह से जब वोट देते हैं वो इससे पता चलता है कि वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, क्योंकि सारा पावर किसके हाथ में रहता है, लोगों के हाथ में रहता है। जैसे कि सेकेंड पॉइंट, जो पहला पॉइंट है मतलब सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हमने क्या अभी तक पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या होता है, पीपल का होता है यानी कि लोगों का गवर्नमेंट होता है। ठीक है, लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट है और लोगों के लिए काम करता है, यही तो होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यही तो होता है डेमोक्रेटिक का मतलब। देन एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू वोट, मतलब कि हर सिटीजन के पास, जो भी भारतवासी है, जो भारत के निवासी यानी कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके पास वोट का अधिकार है तो वोट दे सकते हैं और उनके ऊपर है कि वो किसको वोट दे रहे हैं, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि आप इनको वोट दीजिए। और कोई इस तरह करता है तो वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, ऐसा ना कोई नहीं कर सकता कि आप जबरदस्ती से किसी और को वोट दिलवा सकें, आप जिसका मन है उससे वोट दीजिए, ये पूरी आपके पास आज़ादी है। तो ये कहता है। सेकेंड पॉइंट कहता है इट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल, यानी कि और कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा वैसा करती है तो लोगों को रिस्पॉन्स मतलब कि उसको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी जगह पर जैसे मुंबई है, ठीक है, मुंबई में अगर ऐसा बाढ़ आया कि पूरा मुंबई डूब गया, मान लेते हैं ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से समुद्र का पानी ऊपर आया
और पूरा मुंबई डूब गया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, जिम्मेदार होगी उस कि क्या उसके मतलब जो भी डिजास्टर आया मतलब लोगों का क्या करेगा, मदद करेगा फ्री में। वहाँ के जो हेल्थ केयर होगा यानी कि मेडिकल वाला सपोर्ट भिजवाएगी, हेलीकॉप्टर भिजवाएगी जो लोग बचे होंगे, मतलब सारा किसका जिम्मेदारी होगा, गवर्नमेंट का। कोई अलग से नहीं जाएगा उसकी हेल्प करने, गवर्नमेंट मदद भेजेगी। तो ये तीसरा पॉइंट कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है जिसमें इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव, उसका क्या महत्व है। तो कह रहा है जो इलेक्शन होता है ना डेमोक्रेसी में, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। और इलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो मोनार्की या डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो इलेक्शन में कह रहा है, तो ही कह रहा है इलेक्शन आर एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में जरूरी होता है। क्योंकि बिकॉज पहला पॉइंट है, कह रहा है जो डेमोक्रेसी जितने भी सिटीजन होते हैं, मतलब जो डेमोक्रेसी जिस देश में डेमोक्रेसी, जैसे कि मैं भारत है, तो भारत में जितने लोग रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, या कानून को वो फॉलो नहीं, मतलब खुद से वो कानून नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए उनको एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से लीडर को बनाना, एक तरह के लीडर को चूज़ करना पड़ेगा जो उनके लिए काम करे। जैसे कि मोदी जी हो गए, ठीक है, योगी हो गए सीएम, और आपके ज़िले के कोई परिषद होगा, फिर आपके गांव का कोई होगा जैसे प्रधान, तो क्या करेगा, प्रधान आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कानून लाएगा, आपके लिए प्रोग्राम लाएगा आपके लिए। तो वही कह रहा है कि हर सिटीजन के पास क्या होता है, ये हक होता है कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करे और वो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उस लोग के लिए यानी कि उसके लिए वो काम करे। ये पहला पॉइंट कह रहा है। थ्रू द इलेक्शन अलोन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, कह रहा है कि जो इलेक्शन होता है एक अकेला इंसान भी उस गवर्नमेंट को बदल सकता है। जिससे क्या होता है कि लोग एक एक वोट से हार जाते हैं, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब सेकेंड टाइम चुनाव लड़े थे तो उनको ऐसे ही कुछ हार मिला था, जैसे कि बहुत ही कम वोट से हारे थे, ठीक है, मतलब गिनती के कुछ वोट से उन्होंने हारा था। तो उन्होंने कहा भी था कि एक तरह से मतलब ये जानबूझ के उनको हराया गया है कि ठीक है। वही कह रहा है कि यहाँ पर एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक मतलब एक लोगों का वोट भी क्या होता है, गवर्नमेंट को बदल सकता है। तो वही कह रहा है इलेक्शन अलोन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ़ इट हैज़ फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है। यदि ये तो हो गया दूसरा पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है कि गवर्नमेंट बनने के बाद, ठीक है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है बन गया, जैसे मोदी जी गवर्नमेंट पीएम बन गए, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए, उनके उसके बाद उसने कोई काम नहीं किया, यानी कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया देश के लिए, तो लोग चाहे तो उनको उस पद से हटा सकते हैं। एक बस उनको क्या करना पड़ेगा, 2-3 लाख को इकट्ठा करके, 2-3 लाख लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि आप अपने रिज़ाइन दीजिए क्योंकि आप उसने काम नहीं किया है। इस तरीके से लोग का पूरा हक होता है, उनके पास पूरा सुप्रीम पावर होता है। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पॉइंट, इट इज़ थ्रू द इलेक्शन दैट एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी मेंटेन ऑन द एग्जीक्यूटिव, यानी कि इलेक्शन के जरिए जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो इस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। किसके जरिए, उस नेता के जरिए। वही नेता होता है क्या, ऑर्डर देता है कि इस ज़िले में या इस शहर में जाके अपना कानून क्या करिए, संभालिए, तो लोग ऑफिसर जो होते हैं संभालते हैं। विदाउट इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेटअप, कह रहा है बिना इलेक्शन के अगर चुनाव नहीं होगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं बनेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन लीडर है। कोई अपने आप से खड़ा होकर कर नहीं सकता कि हम भाई लीडर हैं, हम आज से प्रधानमंत्री हैं। तो उस तरह से आप भी क्या हो सकते हैं, अगर दिन खड़ा होकर कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री, हम सारा काम संभालेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। तो वही कह रहा है विदाउट इलेक्शन, बिना चुनाव के डेमोक्रेटिक या गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। इट हैज़ बीन राइटली सेड नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, यार कोई इलेक्शन नहीं होता है तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगा। मतलब जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, जहाँ पे चुनाव नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वो देश क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है, या तो मोनार्की होगा या तो डिक्टेटरशिप होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव के नतीजे कि क्यों चुनाव जरूरी है। अगर चुनाव होगा ही नहीं, सिंपल सा बात है, नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो स्लोगन है नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, हो सकता है ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए कि नो इलेक्शन के बाद क्या आएगा, तो नो डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शन नहीं वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलॉट, यानी कि फॉलोइंग आर द मेन रीजन गिवन अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ बैलॉट, कि जो बैलॉट है तो बैलॉट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सारा चिन्ह दिया रहता है, उसी चिन्ह के आगे एक बटन रहता है, तो उसी बटन को दबाना होता है जो वोट देने आता है। जैसे कि लिखा है इन अ सीक्रेट बैलॉट, हर एक बैलेट में यानी कि हर एक पैड में इस तरह का पैड होता है, द वोटर्स कैन एक्सप्रेस देयर चॉइस फ्रीली विदाउट एनी फियर, बिना डर के वो क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को चुन सकते हैं। जैसे कई सारे रहते हैं ना, सीएम बन, जैसे मान लो सीएम का चुनाव है, यानी कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव है आपके स्टेट में, तो कई सारे सीएम के पद के लिए खड़े होंगे, ठीक है, बीजेपी के भी खड़े होंगे, ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए खड़े होंगे, नेशनल कांग्रेस के भी लिए खड़े होंगे। तो उन तीनों पार्टियों में से जो आपको पसंद होगा, यानी कि जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, उसको आप बिना डरे क्या कर देंगे, जिता देंगे अपने एक वोट से भी। तो जो ज़्यादा लोगों का वोट जो पाएगा वो लीडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बैलेट का काम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बैलेट होता है ना, जब बैलेट पे आप अंगूठा लगाते हैं तो वो जो अंगूठा लगा रहा है, यानी कि जो वोटर है, जो वोट दे रहा है, उसके पास कोई भी प्रेशर नहीं होता है बैलेट पे। अब भले ही बाहर आपको कोई कहा हो कि आप मुझे वोट दीजिएगा, लेकिन आप अंदर जाके किसी को भी वोट दे सकते हैं, अंदर कोई नहीं रहता है देखने वाला, ठीक है। तो ये होता है फ्रीडम,
कहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री में, मतलब जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है इट ब्रिंग्स द डिजायर चेंजेस बट विदाउट एनी इल फीलिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड। कह रहा है आप चाहे तो अच्छे खासे चेंजेस ला सकते हैं इन मतलब देश में, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसी इस तरह की नेगेटिव थिंक नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पीएम बन जाऊँ तो इस देश को मैं क्या करूँगा, कंगाल कर दूँगा, ठीक है। मतलब ये सारी भावनाएं नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन इलेक्शन। मतलब कि इलेक्शन में कई सारे प्रोसेस होती है, कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से इलेक्शन होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इलेक्शन कराने का, वो कैसे होता है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। यानी कि पहले तो सबसे पहले तो चुनाव के पहले क्या होता है, डेट अनाउंस होता है कि इस तारीख को या इस महीने में क्या होगा, इलेक्शन होगा। जैसे चुनाव आने वाला होगा, जैसे 2024 में चुनाव है पीएम का यानी कि प्रधानमंत्री का, तो उसके 2-3 महीने पहले ही क्या होगा, डेट आ जाएगा कि इस तारीख को चुनाव होने वाला है। तो वही कह रहा है कि अनाउंसमेंट हो जाता है पहले ही इलेक्शन के डेट का। जैसे कि तो उस डेट को कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन, जो कि भारत का इलेक्शन जो भारत का चुनाव करवाता है वही अनाउंस करता है डेट, ठीक है, कि इस तारीख को पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डेट पड़ा है, आप लोग जाके वोट दे सकते हैं जिसको मन चाहे। तो कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन। तो इसको याद रखिएगा, 1 वर्ड में या एमसीक्यू में आ सकता है कि अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, यानी कि इलेक्शन का डेट कौन अनाउंस करता है, हु अनाउंस द इलेक्शन डेट, तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन यानी कि संगठित जो संस्था रहती है जो चुनाव कराती है वही अनाउंस करता है। सेकेंड आता है, सेकेंड मेथड क्या है चुनाव कराने का, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन करना कि कौन से जो लोग होंगे वो पीएम के पद के लिए खड़े होंगे। जैसे मोदी हैं फिर से खड़े होंगे, तो क्या एक तरह से कैंडिडेट है, किससे कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो अगर लोगों का सहमति होगा तो वो फिर से क्या करेंगे, पीएम बनेंगे 2024 में। जैसे देखते हैं इसमें, तो वही कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि हर पार्टी जो भी पार्टी होगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनआईसी मतलब कि नेशनल कांग्रेस हो, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी, कोई भी जितने भी पार्टी हैं, हर एक पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा उस पार्टी मतलब उस उम्मीदवार के लिए कि आप हमें वोट दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन होता है। पहले क्या होता है, डेट अनाउंस होता है जो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। फिर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, कौन करता है, अपनी अपनी पार्टीज़ करती है। जो भी पार्टीज़ हैं भारत में वो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। थर्ड जो प्रोसेस आता है इलेक्शन का वो आता है फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर, देयर स्क्रूटिनी, विड्रॉल एंड नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल। मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, जैसे मोदी जी सेलेक्ट हुए हैं पीएम बनने के लिए, मतलब उसके पार्टी के द्वारा उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तुमको जाके एक पेपर का मतलब एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म या नॉमिनेशन पेपर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट होगा जो चुनाव के लिए खड़ा हो रहा होगा वो जाके नॉमिनेशन फॉर्म भरता है ताकि वो क्या जाके चुनाव के पास यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास जाए और इलेक्शन कमीशन को पता चले कि जो 2024 में चुनाव होने वाला है वो कैंडिडेट कौन कौन है। तो हर एक पार्टी अपना अपना क्या भरेगा, नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, मतलब कि कौन से पार्टी होंगे, मतलब कौन से पार्टी का कौन सिंबल होगा। जैसे बीजेपी का क्या कौन सा सिंबल है, जैसे आप वोट देने जाएंगे तो कैसे पता करेंगे हमको, जैसे आपको क्या किसको वोट देना है, मान लीजिए मोदी जी को वोट देना है, ठीक है, या आम आदमी को यानी कि केजरीवाल जी को वोट देना है या राहुल गांधी को वोट देना है, कैसे पता चलेगा कौन राहुल गांधी है। तो उनके आगे एक सिंबल बना होता है उनके पार्टी का। तो जैसे बीजेपी का सिंबल क्या है, कमल है, वैसे ही नेशनल कांग्रेस का पार्टी मतलब जो राहुल गांधी का पार्टी है उनका क्या है, हाथ है, ऐसे हाथ है, ठीक है। वैसे ही बीजेपी का उसका कहते हैं बीएसपी का क्या है, हाथी है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका सिंबल होता है ताकि जो अनपढ़ या जो मतलब जो इलिटरेट लोग हों यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो जान जाएंगे कि हाँ ये मोदी जी का है, ये राहुल गांधी का है, ठीक है। वैसे ही जो नहीं पढ़े लिखे हैं ताकि वो सिंबल से पता कर पाएँ कि हाँ ये कमल है, कमल के आगे अंगूठा लगा दें। इस तरीके से क्या होता है, सिंबल अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट जो 5वां मेथड आता है या प्रोसेस आता है वो आता है इशूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि जो भी पार्टी होती हैं जो मतलब चुनाव लड़ रही होती हैं उनका एक मतलब मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो का मतलब है कि एक तरह से लालच देते हैं लोगों को कि अगर वो जीत गए तो ये काम करेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं जीत गया यानी 2024 में अगर वो जीतेंगे तो कई मतलब किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, ठीक है, कई सारे और काम करेंगे, रोज़गार देंगे। ये कभी नहीं होता है, किसानों का मतलब करते हैं तो हमको लगता है 10-15% लोगों का बस माफ़ होता है, ठीक है। रोड्स अभी भी गाँव की वैसी ही है, टूटी फूटी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बस 10 से 11-12 घंटे आते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं जो कैंडिडेट होते हैं लालच देते हैं लोगों को ताकि वोट हमको मिले। तो ये होता है इशूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। नेक्स्ट होता है कैंपेनिंग यानी कि प्रचार वगैरह करना। जितने भी पार्टीज़ रहती हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कई सारे प्रचार करती हैं, ठीक है। तो अभी चुनाव जब आने वाला होगा 2024 में देखिएगा कि कितनी भयंकर तरीके से चुनाव होगा। तो सारा पैसा हम ही लोग का रहता है और वो लोग चुनाव करते हैं, तो लूट के रखे रहते हैं लोग चुनाव करने के लिए।
तो वही कह रहा है द देश बिगिन कंपेनिंग विच इंक्लूड पुटिंग अप, पोस्टर लगाते हैं लोग, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह रखते हैं, स्पीचेस देते हैं अलग अलग शहरों में जाके, ठीक है, ऐड करवाते हैं लोग, ये सारी करवाते हैं। मतलब कि 48 घंटे एकदम होता रहता है पोलिंग कि मतलब 24/7, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो लोग एकदम भयंकर तरीके से प्रचार करते रहते हैं अपने अपने पार्टीज़ का। 7वां तरीका आता है इलेक्शन का, वोटिंग, काउंटिंग एंड वोट्स एंड डिक्लेरेशन, यानी कि जब वोटिंग होता है यानी कि जब आप वोट दे रहे होते हैं वो, और काउंटिंग यानी कि जब वोट गिनाता है कि कौन से कैंडिडेट ने कितना या कौन सी पार्टी ने कितना वोट पाया है। नहीं आता है टीवी पे कि इस पार्टी ने इतना वोट पाया, इस पार्टी ने इतना वोट पाया, लगातार गिनाता रहता है और अपडेट मिलता रहता है। और डिक्लेरेशन नहीं कि रिजल्ट, जैसे आप लोग लिखते हैं एग्जाम में वो वोटिंग हो गया, ठीक है, जब चेकिंग होता है तो उसको काउंटिंग कहते हैं, और डिक्लेरेशन यानी कि जब आपका रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही चुनाव में भी होता है, जब कि मम्मी पापा वोट देने जाते हैं तो उसको वोटिंग कहते हैं, ठीक है। जब वोट देने के बाद जब वो काउंटिंग होता है तो उसको काउंटिंग ऑफ वोट कहते हैं। फिर जब वो बाहर आता है कि कौन जीता कौन हारा है तो उसको डिक्लेरेशन आते हैं, ठीक है। तो ये होता है। वहीं यहाँ पे लिखा है द वोट्स आर काउंटेड एंड सून आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, मतलब बहुत ही जल्द पता कर लिया जाता है कि कौन सी पार्टी जीती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है फिलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन, यानी कि अगर ऐसा पार्टी है जिससे मान लो बीजेपी जीत गया 2024 में, तो राहुल गांधी को ऐसा लगा कि नहीं मतलब ये मैं जीत रहा था, ये कहीं से गलती हुआ है या कहीं से धोखाधड़ी हुआ है, तो जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और क्या कर सकता है, काउंटिंग को दोबारा करा सकता है। तो ये होता है फिलिंग इलेक्शन पिटीशन, यानी कि काउंटिंग को दोबारा कराना। तो वही लिखा है इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाई, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं है इलेक्शन के रिजल्ट से, तो क्या कर सकता है, ही कैन गो टू द कोर्ट और लॉ टू गेट हिज कंप्लेंट री एड्रेस, यानी कि वो मतलब एक कंप्लेंट करा सकता है री इलेक्शन के मतलब दोबारा वो काउंटिंग हो सके। इस तरीके से होता है कौन, हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत में। तो सबसे पहले तो डिफिनीशन देख लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनीशन क्या होता है। कह रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन, माने कि एक ग्रुप के कुछ लोग जिसका कुछ मतलब आइडियोलॉजी होगा, आइडिया यानी कि उनके कुछ विचार होंगे, ठीक है, उनके कुछ राय होंगे या ओपिनियन होंगे जो एक मेजर इशू के ऊपर होंगे एक कंट्री में, उसी को हम क्या कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी का क्या है, बीजेपी का मतलब है कि पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाना है, यानी कि हिंदू मुक्त करना है, मतलब हिंदू मुक्त नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसका, बीजेपी का है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पार्टियों का, यानी बीजेपी का है, कांग्रेस का, बीएसपी का, सबका अलग अलग एक मुद्दा होगा, ठीक है, अलग अलग राय होगा, अलग अलग ओपिनियन होगा, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज सेम आइडियोलॉजी एंड होल्डिंग सम ओपिनियन, ठीक है, ऑन मेजर इशू इन अ कंट्री, यानी कि एक देश में ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का अपना राय बता दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उनको जिताने से, भाई अपने देश का काम करिए। तो अपने देश का इशू को लेकर होल्ड करना या उनकी आइडियोलॉजी को देखना, इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कह रहा है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी कंट्री में, इसलिए ज़रूरी होता है, देखो जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, यानी कि जो पावर में है, जैसे कि बीजेपी इसमें क्या है, पावर में है, ठीक है, उसके लिए भी ज़रूरी है। और जो अपोजिशन है जो कि हार चुका है, यानी कि जो राहुल गांधी है, वो भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखो अगर जो पार्टी जीत जाती है तो उसको मतलब काम कराने के लिए जो अपोजिशन होता है वो मजबूर करता है। जैसे कोई काम नहीं होता तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया, ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है हाँ ये काम ऐसा सच में है, तो मोदी जी को करना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर मोदी जी हार जाते हैं, अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं, तो उनको मोदी जी क्या करेंगे, ताना मारेंगे राहुल गांधी को कि हाँ देखिए आपने ये काम नहीं किया। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, मतलब लोगों को ज़्यादा तरह बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी होती है खुद ही सब कुछ बोल देती है। जो इस वजह से जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जो राज कर रही होती है, उनको ये सारे काम करना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हर एक डेमोक्रेटिक में पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 पार्टी होना चाहिए अच्छी तरह से डेमोक्रेसी बनाने के, यानी कि लोकतंत्र होने के लिए। क्योंकि अगर ये पार्टी नहीं होंगी तो उनको नीचा दिखाना या उनके काम को बुरा कहना कौन कहेगा। अगर कोई कहेगा नहीं तो वो समझेगा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अ ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट इफ देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप या तो मोनार्की चल रहा होगा। सो पॉलिटिकल पार्टी आर मस्ट फॉर एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, यानी कि जो भी पार्टी होती है 3-4 वो होने चाहिए हर देश में, तभी वो कंट्री क्या होगा, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो पाएगा, ठीक है। कर हर एक डेमोक्रेसी में जो भी मतलब कंट्री डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे हर एक पार्टी जो रहती है कोशिश करती है अपने गवर्नमेंट को बनाने के लिए, मतलब जितने भी पार्टीज रहेंगे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीएसपी का रहे, वो चाहेगा कि हम ही क्या करें, रूल करें या कि हम ही जीतें। उस जीतने के लिए वो पूरा काम करेगा लोगों के लिए, ठीक है, मजबूरन काम करेगा। अगर नहीं करना चाहेगा वो, तब भी वो काम करेगा, क्योंकि वो आना चाहता है रूल में, यानी कि इंडिया पे वो रूल करना चाहता है, यानी कि पार्टी में से रूलिंग पार्टी में आना चाहता है। भाई सब लोग चाहते हैं कि हम लीडर बने किसी देश का,
तो इसलिए उनको काम करना पड़ता है मजबूरन। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका होना जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट देयर ओन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बिफोर द पब्लिक ड्यूरिंग द इलेक्शन। कहता है कि हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, उनका अलग अलग एक मुद्दा रहता है कि अगर हम जीत गए, यानी किसी चुनाव में जीत गए, हम इस मुद्दे को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मोदी जी का था, कई सारे मुद्दों को उन्होंने सॉल्व किया, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा था उन्होंने सॉल्व किया, पाकिस्तान को भी चुप कराया, ठीक है। यहाँ तक कि जो अयोध्या मंदिर बनना है वो भी उन्होंने किया। इस तरह से अलग अलग पार्टी का अलग अलग ओपिनियन रहता है, अलग अलग इशू रहता है, जो जीतने के बाद वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं इसको सही करूँगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है कि अगर पार्टीज़ होंगी या पार्टीज़, यानी कि अगर दो या दो से अधिक अगर पार्टीज़ होंगी देश में, तो क्या करेंगी, एक दूसरे को अपोज करेंगी कि आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है, जिसकी वजह से क्या होगा, देश का भी विकास होगा। जिससे क्या होगा, जो अपोजिशन में पार्टी होगी, यानी कि जो हारी होगी पार्टी, वो क्या करेगी, एक तरह से रूलिंग पार्टी को ताना मारेगी कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो काम को दिखाने के लिए जो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम। जैसे कि सबसे पहला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 7 हैं, ठीक है। भारत में मतलब नेशनल पार्टी का 7 हैं, ठीक है। और बाकी जो है स्टेट पार्टी, यानी कि राज्य लेवल पे पार्टी है, नेशनल लेवल पार्टी नहीं है। नेशनल लेवल पे बस कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो ये इन 7 पार्टी के लोग पीएम बन सकते हैं, कैंडिडेट इनके पीएम बन सकते हैं। सबसे पहला आता है बीजेपी, जिसका कमल है सिंबल, यानी कि उनका जो साइन है वो कमल है। फिर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी का फुल फॉर्म आ सकता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, पंजा होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सिस्ट कहा जाता है, CPIM कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि हंसुआ है और बीच में क्या है, हथौड़ा है। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPI। तो दो तरह की कम्युनिस्ट पार्टी हैं जिसका सिंबल अलग अलग है, एक हंसुआ और क्या है, फसल है, और एक हंसुआ क्या है, हथौड़ी है। फिर आता है BSP, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, जिसका मतलब है, यानी कि सिंबल है हाथी, यानी कि ये गरीब लोगों के लिए काम करती है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि NCP, जिसका है घड़ी, ठीक है। फिर आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि AITC, जिसका क्या सिंबल है, ऐसा पता नहीं क्या गोल सा है। तो मेन यही पूछेगा आपसे कि बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है और इसका सिंबल क्या है, और नेशनल इंडिया कांग्रेस, यानी कि जो INC है, उसका सिंबल क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है। फिर BSP का पूछ सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है क्या है, ये स्टेट लेवल की पार्टी है, तो ये नहीं पूछता है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमने 7 पार्टी देखी हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो वही कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है 2 तरह की होती हैं, 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक नेशनल लेवल पे होता है जो सेंटर पे, यानी कि जो PM के लिए इलेक्ट होती है, ठीक है, और एक होता है स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य लेवल पे। यानी कि 2 पार्टीज़ होती हैं, एक नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। देखो, जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है, यानी कि PM के लिए। और जो स्टेट वाली पार्टी होती हैं वो स्टेट लेवल के लिए, यानी कि CM के लिए वो खड़ा होती है, यानी कि कैंडिडेट अपना देती है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1947 से ये काम शुरू है, यानी कि जब आज़ादी मिली हमको 1947 में, तब से ये काम हो रहा है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आई थी, ठीक है। अब आते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो INC है, जो राहुल गांधी का पार्टी है, या जो भी भारत का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या प्रोग्राम है। जो सबसे पहला आता है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद, ठीक है, लोकतंत्र समाजवाद। जैसे कि मतलब है इसका मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कि हर एक अटेम्प्ट को, यानी कि जो भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में मतलब यही होता है लोगों के बीच में क्या है, इक्वालिटी फैलाना, ताकि ना कोई गरीब रहे, ना कोई अमीर रहे, ना कोई अपर कास्ट का रहे, ना ही लोअर कास्ट का रहे। देखो, जब वोटिंग होता है तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, आप क्या हैं, लोअर कास्ट के कि अपर कास्ट के हैं, ये सब नहीं देखा जाता है। और इसका यही मतलब होता है डेमोक्रेसी का, कि सबको क्या करना, इक्वल करना। तो वही कह रहा है, एवरी अटेम्प्ट शैल बी मेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद, यानी कि समाजवाद को सबको बराबर बनाना, ठीक है। हिंस दे एवरी एफर्ट शैल बी मेड टू नैरो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर और गरीब के जो गैप है, यानी कि जो जगह है उसको हटाना, यानी कि सबको बराबर करना। तो सबसे पहला तो पॉलिसी यही है डेमोक्रेटिक का, यानी कि लोकतंत्र समाजवाद बनाने की, समाज में सबको बराबर की जगह देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलरिज्म, यानी कि पक्ष निरपक्ष। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पक्ष में चलना है, ऐसा नहीं, मतलब पक्ष निरपक्ष करने का मतलब है कि किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलना है। ऐसा नहीं है किसी एक, यानी कि हिंदू को लेकर बस चल रहे हैं, आप सब धर्मों के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, सबके लिए काम करना, यानी कि नहीं है कि बस आप अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, आप सबके लिए काम करना पड़ेगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए काम करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है सेकुलरिज्म। तो इंडिया क्या है, सेकुलरिज्म, यानी कि सबके लिए काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन, है कि लोगों के बीच में कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना हो,
डेमोक्रेटिक का मतलब यही है, जो लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों के बीच में इक्वालिटी बनना है। जो सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ना, इसी के आसपास होगा कि सारे को इक्वल बनाना है, ठीक है। किसी धर्म को क्या करना, बढ़ावा नहीं देना है, सब धर्म एक है, ठीक है। इक्वल रिस्पेक्ट शैल बी नोन फॉर टू ऑल द सिटीजन या रिलीजियन, मतलब सबको, सारे धर्म को एक तरह एक नज़रिए से देखना, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट, यानी कि सेक्युलरिज्म, इसको क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म, यानी कि सबको एक बराबर, यानी जितने भी धर्म हैं, जितने भी तरह के धर्म हैं इंडिया में, सबको बराबर देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि आप सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करें, किसानों को और बिजनेसमैन को, ताकि इंडिया का क्या हो सके, विकास हो सके। तो इसमें यही करा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, यानी कि सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करे, जो इंडस्ट्रियल है और जो एग्रीकल्चर है, यानी कि दोनों, यानी खेती बाड़ी भी और बिजनेसमैन भी, दोनों की क्या करें, हेल्प करें, जिसकी वजह से भारत क्या करे और आगे जा सके। सबसे पहले हमारा कौन नीचे आता है, किसान। तो किसानों को सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जो किसान होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही कह रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराना पड़ेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यानी कि जो भी पार्टी जीतती है। नेक्स्ट आता है इंडी पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, जो भारत की गरीबी है उसको पूरी तरह से हटाना, मतलब कि हर एक परिवार को घर देना, खाना देना और उनको ठीक तरीके से रखना। तो सरकार यही तो करती है, शहरी आवास देती है, ठीक है, ग्रामीण आवास देती है, मतलब एक एक दो कमरा बनवा के दे देती है, फ्री में खाना देता है, फ्री में दवाइयाँ देती है, ठीक है। शादी वगैरह होता है तो उसमें कुछ डिनोट करती है सरकार, जब लड़के वगैरह होता है तो उसमें कुछ सरकार पैसा देती है। तो वही कह रहा है कि गरीबी को हटाना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर लिखा है ऑल पॉसिबल इफोर्ट्स शैल बी मेड टू एलिवेटिव पॉवर्टी, यानी कि जितने भी हो सके, जितना भी मेहनत करना पड़े गवर्नमेंट को, करना चाहिए इससे पॉवर्टी को हटाने के लिए। स्मॉल लैंड होल्डर शैल बी द हेल्प टू शैल मेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 1% इन अ फैमिली। कह रहा है कि इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हर एक फैमिली में, जितना भी फैमिली है भारत में, उस हर एक फैमिली को, हर एक परिवार को, एक मेंबर को कम से कम क्या दे सके, रोज़गार दे सके। मतलब इस तरह का तभी तो कहलाएगा कि भारत विकास कर रहा, डेवलपमेंट कंट्री है। इस तरीके से गरीबी को ख़त्म करना कि हर एक परिवार को, हर एक मेंबर को, परिवार के मेंबर को जॉब मिल सके गवर्नमेंटेड, ये इससे मतलब इस तरीके से गरीबी को ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पाँचवा, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बन रही है वो विदेशों से भी क्या रखे, अच्छा बर्ताव रखे, ताकि जो हमारा मतलब कुछ ऐसा हो अगर भारत में जो दूसरे देशों से अगर कुछ लेना पड़े तो वो हेल्प कर सके हमारी। तो वही कह रहा है कि फॉरेन कंट्री में भी, जैसे USA हो गया, रूस हो गया, हमारे काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं किसी भी टाइम में, ठीक है। तो फॉरेन रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए हमारे भारत के साथ, ताकि टाइम आने पे क्या कर सके, वो लोग हेल्प कर सकें हमारी। जैसे हम लोग किसी और कंट्री का करते हैं, जैसे श्रीलंका का हेल्प करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश का करते हैं, पाकिस्तान का करते हैं, नेपाल का हेल्प करते हैं, अफगानिस्तान का करते हैं, तो भारत इन देशों की मदद करता है। तो वैसे ही भी हम लोग को भी जो फॉरेन रिलेशन है, जो संबंध है दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से, वो अच्छे होने चाहिए, ताकि टाइम आने पर वो लोग क्या कर सकें, मदद कर सकें हमारी। तो लास्ट टॉपिक आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम का, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश निवेश करना, यानी कि जो विदेशी बिजनेसमैन है, जैसे एलोन मस्क हुए, ठीक है, बिल गेट्स हुए, या कोई भी मतलब हो गया, जो बाहर के मतलब विदेश के बिजनेसमैन हैं, उनको क्या करना, इनकरेज करना, यानी कि मतलब इंस्पायर करना कि आप हमारे देश में आइए, आप हमारे देश लोगों को रोज़गार दीजिए और हम आपको क्या देंगे, एक तरह से यानी कि फ्री सुविधाएँ देंगे। जैसे क्या होंगे, जो लैंड होगा या कि जो ज़मीन होगा वो कम रेट पे उनको देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए, ठीक है, पानी वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, तभी तो इंडिया में आएंगे और इंडिया का क्या करेंगे, विकास करेंगे। जैसे जब बड़ी बड़ी कंपनी, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जब इंडिया में आती है तो कई लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उनका घर चलता है। तो वही सरकार का ये सारा काम किसका है, जिम्मेदारी है गवर्नमेंट का। इसीलिए गवर्नमेंट को मतलब कम नहीं समझा जाता है, इसीलिए जो लोग होते हैं काफ़ी मतलब उनको सही तरीके से चुनना पड़ता है, और गवर्नमेंट को एक फ़र्ज बनता है कि इतने लोगों ने मुझे चुना है एज अ PM, तो मुझे ये काम करने चाहिए। तो मोदी जी वही काम करते हैं, ठीक है। ये सारा पॉलिसीज और प्रोग्राम थे जो INC को करना चाहिए था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर आता है भारतीय जनता पार्टी। अब कुछ पार्टीज़ के बारे में जानेंगे, तो जो भी पार्टीज़ हैं नेशनल वाली, उसके हम थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट जानेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो सिंबल क्या है, लोटस है, यानी कि एक फूल है, कमल का फूल, ठीक है। और ये पहली बार कब जीता था, मतलब इसका जो गवर्नमेंट बना था पहली बार कब बना था, 98 में बना था, ठीक है। फिर एक साल के लिए ख़त्म हो गया था, फिर 99 में बना था, फिर 2014 में बना और अभी तक बना हुआ है, यानी कि 2019 तक, ठीक है। तो ये मतलब इसका ये इस टाइम में वो जीता है। बाकी इसके पहले जो राज कर रहा था वो कौन था, नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो राहुल गांधी वाला फैमिली था, ठीक है, हाथ वाला पंजा, वो राज कर रहा था। तो ये था भारतीय जनता पार्टी। और इसे अब देखते हैं इसे कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम किसके, BJP के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या इसके प्रोग्राम्स हैं।
कह रहा है इसका जो मोटिव है, यानी कि मोटिव इसका जो मतलब इस जो देश को बनाना चाहता है, ये चाहता है कि जो नेशन हो डेवलप कर लो, यानी कि डेवलप्ड नेशन हो। डेवलप्ड यानी कि सबके पास एक घर हो, ठीक है, सबके पास एक गाड़ी हो और सबके पास क्या हो, एक रोजगार हो। इस तरह का बनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ग्रेट पावर हो भारत के पास, यानी कि भारत किसी से कम ना हो, सबसे ज़्यादा जैसे यूएसए है ग्रेट पावर माना जाता है, यूएसए के पास सारे हथियार हैं लड़ने के लिए, वैसे ही भारत के पास भी ये हथियार होने चाहिए। और कोई भी अमेरिका को क्या कर सके, अनस्टेकेबल यानी कि हिला ना सके कहीं से भी। जैसे चाइना चाहे तो मतलब अगर अटैक करना चाहता है भारत पे तो न कर पाए, डर के मारे। तो ये मोदी का काम है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरीके को देश को बनाना। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसका काम है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है किसानों और बिजनेसमैन को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फैल सके। और तीसरा काम कहता है कि आर्टिकल 370 को हटाना, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, जिसने हटा दिया है। तो ये इसके कुछ रूल्स और प्रोग्राम है जिसको ये कर दिया है और कुछ करना बाकी है, जैसे कि नेशन को डेवलप करना बाकी है, ठीक है, ग्रेट पावर बनाना बाकी है, ठीक है। बाकी जैसे इसका ग्रीन रेवोल्यूशन माने कि खेतों के लिए काफ़ी काम करना है, एग्रीकल्चर किसानों के लिए काम करना वो बाकी है। तो उसमें से कुछ काम वो कर चुका है, जैसे कि 370 हटा चुका है। एक तरह का इसका नियम था कि 370 को हटाएंगे अगर हम जीत गए तो जीता और 370 को हटा दिया जम्मू कश्मीर से। तो एक तरह देखा जाए तो इसका एक जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, वो सफल रहा, एक बस, ठीक है, बाकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मतलब इंडिया को टूटने से बचाना, यानी कि जितने भी यहाँ पर धर्म वगैरह हैं वो सब मिल कर रह सकें और सारा जो इंडिया है एक यूनाइट हो, यानी कि सारे लोग मिल कर रहें, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। ये इसका भारतीय जनता पार्टी का काम है, मतलब इस देश को क्या करना, सुरक्षित रखना। टू रिजर्व सीट फॉर वोमेन इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो पीएम का जो सीट है उस पर लेडी भी बैठ सके, ठीक है, कोई भी काम हो सके। जैसे 370 हट चुका है, ठीक है, और ये हो चुका है, यानी कि औरतों के लिए सम्मान, यानी कि एक तरह से उनके लिए भी पोजीशन खड़ा कर दिया गया है कि वो भी लोग प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा तो हमने देखा बीजेपी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दोनों क्या क्या मोटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो सीपीआई है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये पॉइंट है कुछ आप लोग बस जैसे देख लीजिएगा रोक करके, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये उतना और आता भी नहीं है। नेक्स्ट भी सीपीआई है, यानी कि वो मैरिक्स वाला था और ये सिंपल वाला है, ठीक है। तो दोनों एक बार देख लीजिएगा, मैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रुका हूँ, ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, जैसे इसमें बीजेपी क्या कर रहा है, रूलिंग पार्टी है, यानी कि राज कर रहा है इंडिया पे, ठीक है। तो जो राहुल गांधी वाला पार्टी, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका क्या काम है अभी। सबसे पहला काम क्या होता है अपोजिशन पार्टी का, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं लिखता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा में कोई भी छोटा पॉइंट याद करके याद मतलब समझ के लिख दीजिएगा। जैसे पहला कहता है, मैंने बताया भी है, कह रहा है कि जो अपोजिशन का जो काम होता है वो काम होता है गवर्नमेंट को चेक करना, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपोज करते रहना, ताकि वो जो सिटीजन है, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको नुकसान ना पहुँचा सके। जैसे क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपने काम के लिए कोई ऐसा काम कर देती है जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता है। ये सब काम होता है अपोजिशन का, ताकि चेक करते रहना, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई गलती ना करे, ठीक है। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी और बार बार अपोज करती रहती है बीजेपी को, ताकि जो बीजेपी अपना अच्छे से काम करे। तो वैसे ही जब ये राहुल गांधी भी रूलिंग पार्टी में आ जाएंगे तो मोदी का भी काम यही होगा कि वो बार बार क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि आपने गलत काम किया। तो पहला पॉइंट तो ये करता है, ठीक है, कि अपोज करना अपोजिशन गवर्नमेंट को, ताकि इफ़ इट थ्री टू द सिटीजन और हार्मफुल फॉर द कंट्री, यानी कि कोई भी देश के लिए या सिटीजन के लिए कोई गलत काम ना उठाए वो पीएम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड वाला, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई रूलिंग जो गवर्नमेंट है और कुछ काम करना चाहती है, यानी कि कोई पॉलिसी लाना चाहती है, कोई जो कुछ फंडा लाती है जो कॉमन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जो अपोजिशन पार्टी होगी उसको अपोज करेगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न बताइए, इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को, ठीक है, इसकी ज़रूरत की है, सारी चीज़ों पूछता है। तो रूलिंग पार्टी क्या करती है, बताती है कि हाँ ऐसा फ़ायदा होगा लोगों को, इसलिए जो प्रोग्राम है या जो भी कुछ है मैं इसको ला रहा हूँ। इस तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट होगा कुछ लाने से पहले बताना होगा देश को भी और अपोजिशन पार्टी को भी, या मतलब कॉमन लोगों को, ठीक है। जैसे स्पीच नहीं होता है, मोदी जी देते हैं तो बताते हैं कि हम ये ला रहे हैं पॉलिसी, नए पॉलिसी ला रहे हैं। जैसे अग्निवीर आया है, ठीक है, तो अगर अग्निवीर पे, यानी कि आर्मी जो था, इंडियन आर्मी, ये अग्निवीर लाया था, यानी कि जो सैनिक थे हमारे देश के, वो 4 साल के लिए काम करेंगे, बाकी 4 साल के बाद वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, और बाकी जो उसमें 25% सैनिक है वो भर्ती रहेंगे। तो इसको काफ़ी अच्छा अपोज किया था लोगों ने भी और अपोजिशन पार्टी वाले ने, लेकिन बाद में क्या कर दिया, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया कि मतलब ऐसा ही होगा। इस तरीके से जो अपोजिशन है क्या करती है, देख रेख करती है प्रोग्राम्स को। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि थर्ड पॉइंट भी वही कह रहा है कि अपोजिशन जो पार्टी होती है वो काम होता है रूलिंग पार्टी को अपोज करना, किसी भी
प्रोग्राम्स के लिए और किसी भी पॉलिसीज़ के लिए, ताकि वो देख रेख करे। मिल जुला के यही 3 पॉइंट्स है जो काम होता है रूलिंग पार्टी का। 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट लिख देगा। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन का गवर्नमेंट क्या होता है कि जो कोई इसमें 2-3 पार्टीज जब होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है और बीएसपी है, तो मान लेते हैं 2024 में बीजेपी जीत रही है, ठीक है, उसके पास 50% वोट है और बाकी 30% उसको किसके पास है, राहुल गांधी के पास, और 20% किसके पास है, बीएसपी के पास। तो क्या करते हैं लोग, जो बीजेपी होगी वो क्या करेगी, कुछ कर नहीं कर सकती, जैसे वो जीत रही होगी, तो वैसे ही क्या करेंगे ये जो होंगे नेशनल कांग्रेस वाले, यानी कि जो राहुल गांधी होंगे और बीएसपी वाले होंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और मोदी जी को हरा देंगे। जो मिल क्या करेंगे, जो मिल जाएंगे ये लोग, तो जो पार्टीज़ होंगी 2.5 साल वो राज करेंगी और 2.5 साल ये राज करेंगे। इस तरीके से होता है कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं मोदी जी जो है 40% वोट पाए हैं, ठीक है, 40% वोट पाए 100%, ठीक है, ये है बीजेपी का, किसका है, बीजेपी का। और जो राहुल गांधी वो कितना पाए हैं, मान लेते हैं वो मान लेते हैं 20% पाए हैं या 30% पाए हैं, ठीक है, वोट पाए हैं, ठीक है, किसका है ये, आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जो बीएसपी है वो पाई है 30%, ठीक है। तो ये दोनों मिल के अगर आपस में मिल जाएंगे तो इनको हरा देंगे, क्योंकि इनका मिला के कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, उनका 40% रहेगा। इस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट होता है। अगर ये दोनों मिला कर अगर जीत जाते हैं तो 2.5 साल ये राज करेंगे और 2.5 साल ये राज करेंगे। इस तरीके से होता है कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन का बनता है, व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फेल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इट हैज़ टू सीक द हेल्प एंड सपोर्ट अदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि दूसरे पार्टी में मिल जाएगी और दोनों मिल के तीसरे पार्टी को क्या करेगी, हरा देगी, ठीक है। इस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।